हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बीआरबीएल का जो पेपर है, अगर आप पिछले वाले एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो लास्ट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम लेके इस सेशन पे आए हैं और ये वन लाइनर मोड में है। आपको पहले से उसका आंसर रेडी रखना जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा स्क्रीन पर ये है। Resolution of dispute between a bank and a asset reconstruction company are governed by which section of which act and are to be resolved as per whose direction। यानी एआरसी के बारे में जो डायरेक्शंस हैं, कौन उसको, जो भी कोई डिस्प्यूट होता है अगर बैंक और एआरसी के बीच में, कौन इसको देखता है, कौन सा एक्ट है जो इसको डिफाइन करता है। तो आपको बहुत आइडिया हो जाना चाहिए कि एआरसी का जो जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होता है, किस एक्ट में होता है, तो यही उसका आंसर होगा। तो दोस्तों, सरफेसी एक्ट में ही हम लोग एआरसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं और सरफेसी एक्ट में इसके बारे में डिफाइन किया हुआ। इसका जो सेक्शन 11 है, ये जितने भी डिस्प्यूट होते हैं इनको रिजॉल्व करता है, जो भी आरबीआई के डायरेक्शंस होते हैं इस मामले में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर एनफोर्सिंग ए मॉर्गेज। मॉर्गेज को एनफोर्स करने के लिए क्या लिमिटेशन पीरियड है? तो 1963 का जो लिमिटेशन एक्ट है उसमें वेरियस जो टाइम पीरियड दिए हुए हैं उनके हिसाब से इसका आंसर होगा दोस्तों 12 ईयर। तो ये मॉर्गेज के लिए 12 ईयर है। मॉर्गेज को एनफोर्स करने के लिए 12 ईयर की लिमिटेशन है। अगर आप 12 ईयर के बाद मॉर्गेज को एनफोर्स करते हैं तो वैलिड नहीं होगी। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशंस ऑफ अंडर फेमा इफ द अमाउंट इज क्वांटिफाइबल। तो देखो, दो तरह की चीजें होती है। अगर अमाउंट को हम क्वांटिफाई कर देते हैं तो, और अगर हम क्वांटिफाई नहीं कर देते हैं तो इसमें पूछा गया है कि अगर क्वांटिफाइबल है तो क्या पनिशमेंट होता है फेमा के कंट्रो जो, अगर हम उसके रूल्स रेगुलेशंस को कंट्रावीन करते हैं तो। दोस्तों, इनके आंसर जैसे ही मेरा क्वेश्चन खत्म होता है तो आप चाहें तो वीडियो को रोक के उसका आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी। तो इसका आंसर है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ इन्वॉल्व, क्योंकि क्वांटिफाइबल अमाउंट पता है तो इनटू क्या कर देंगे, 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस द अमाउंट इन्वॉल्व। विच अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट अंडर द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट। तो आपको मालूम होना चाहिए जो पहले डीआरटी एक्ट था उसका नाम बदल के अब क्या हो गया है, डीआरबी हो गया है। यानी कि आरडीबी हो गया, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी। यानी बैंक्रप्सी के केस भी अब जो है इसी जो डीआरटी एक्ट होता था उसी के अंतर्गत आए, इसीलिए इसका नाम भी अब बदल गया है। टू एग्जीक्यूट ऑर्डर ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ डीआरटी टू रियलाइज्ड फंड फ्रॉम ए बोरोवर। बोरोवर से जो भी फंड है उनको लेने के लिए कौन सी अथॉरिटी इस एक्ट में बोली गई है प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसके उसको एग्जीक्यूट करने की? तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो केवल ऑर्डर करता है, एग्जीक्यूट कौन करता है दोस्तों? रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, पहले से ही डीआरटी में होते हैं। इन लोगों को ये काम की जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो अगर आपने पीएमएलए में कोई ऑफेंस किया है तो उसमें क्या पनिशमेंट दिया जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस बैंक गारंटी। सेक्शन 26, सेक्शन 126 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ विच मॉर्गेज द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द बोरोवर। यानी कि कोई ऐसी मॉर्गेज होती है, 6 टाइप की मॉर्गेज होती है, उसमें एक ऐसी मॉर्गेज के बारे में बताना है जिसमें पोजेशन जो है बोरोवर के पास रहता है। बोरोवर हैज पर्सनल लायबिलिटी, क्योंकि जब हम मॉर्गेज पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किसमें पर्सनल लायबिलिटी बोरोवर की है, किसमें नहीं है। बैंक कैन सेल इट विथ कोर्ट परमिशन इफ नॉट एलिजिबल अंडर सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत तो कोर्ट की परमिशन लेनी नहीं होती है। अगर सरफेसी एक्ट के अंदर एलिजिबल नहीं है तो हमें जो है सेल करने के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए। रजिस्ट्रेशन विद सब रजिस्ट्रार इज मैंडेटरी इफ वैल्यू इज अबव 100 रुपये। अगर 100 से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो ये टाइप ऑफ मॉर्गेज के पूछा हुआ है, तो सिंपल मॉर्गेज इसका एग्जाम्पल है। इसमें
जो हम लोग बैंक में बेसिकली दो ही मॉर्गेज करते हैं, सिंपल और इक्विटेबल। तो सिंपल में क्या होता है, पोजीशन उसके पास ही रहता है और सरफेस ही नहीं लगेगा, तो हमें कोर्ट की परमिशन से ही इसको वो सेल करा सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन पार्टनरशिप। तो हमने देखा कि जो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होते हैं, तो उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है अलाउड होते हैं, इसके बारे में है ये। तो इसका आंसर है दोस्तों मिनिमम टू एंड मैक्सिमम 100, यानी कि जो 2 और जो पहले 20 हुआ करता था वो अब कितना हो गया, मैक्सिमम 100 अंडर कंपनीज एक्ट 2000। बट पर कंपनी रूल्स, तो देखो ऐसा होता है कि कंपनी एक्ट ने ये बोला हुआ हम टाइम टाइम पे कंपनी के रूल्स लाएंगे, ठीक हो गया। तो 2000 में जो रूल आया है उसमें अभी इसको 50 ही रखा गया है। ये हमने कई बार क्लासेस में बताया है कि एक्ट ने कहा है 100 रख सकते हैं, लेकिन रूल्स अभी जो जिंदा है उसके अकॉर्डिंग अभी 50 ही रखा गया है। इस रूल में चेंज किए जा सकते हैं। एक्ट में जो चेंज करते हैं उसके लिए काफी प्रोविजंस करने पड़ते हैं, लेकिन जब हम इसमें चेंज करते हैं तो इसमें चेंज करना बहुत आसान होता है। तो अभी जो है रूल्स कहते हैं 50 पार्टनर, एक्ट कहता है 100 पार्टनर। यानी आपको ये बात बहुत ध्यान से प्रिपेयर करनी जब आप एग्जाम दे रहे हो। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस इंडेमनिटी। इंडेमनिटी जो है कौन सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में डिफाइन है, तो इसकी सेक्शंस हैं बहुत सारे। तो सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंड अबाउट द इंडेमनिटी, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी बोलते हैं। व्हाट इज द करेंटली प्रेस्क्राइब्ड नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट फॉर द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर कंपनी खोलते हैं और किसी रेगुलेशन में वो कोई काम करती हैं तो उसके लिए एक रूल है कि कितना अमाउंट वो लोग जारी कि कितनी अमाउंट की उनकी अपनी नेट ओन फंड होनी चाहिए। तो इस समय दोस्तों जो है पहले 2 करोड़ हुआ करता था, लेकिन बाद में अब इसको हो गया 300 करोड़। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने के लिए आपको कम से कम 300 करोड़ रुपए होने जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, अ चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चेक इज प्रेजेंटेड ओवर द बैंक काउंटर बाय एक्स वाइल मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन ब्लैक इंक। यानी कई सारी डिटेल तो ब्लैक इंक में रखी है, अमाउंट ऑफ वर्ड्स इन ब्लू इंक, लेकिन अमाउंट जो है ब्लू इंक में रखा है। पेई कंफर्म दैट ही हैज रिटन द अमाउंट इन वर्ड्स विच वाज लेफ्ट ब्लैंक बाय ड्रॉअर। What should the bank do in order to comply the legal requirement and under which legal provision? तो हमें पता है कि ड्रॉअर को राइट होता है, किस बात का राइट होता है ड्रॉअर को राइट होता है कि वो चेक को क्या कर पाए, फील्ड कर पाए। तो उस बेस पे ये वाला क्वेश्चन है, उस बेस पे क्वेश्चन है कि ड्रॉअर को राइट होता है कि वो जो उसके हाथ में चेक है उसको क्या कर पाए, फिल कर पाए। तो इसमें बैंक पेमेंट कर सकता है। बैंक कैन पे इट प्रोवाइडेड देयर इज नो विजिबल सस्पिशियस मटीरियल अल्टर, यानी कि ओवर राइटिंग कटिंग वगैरह नहीं हो। अंडर सेक्शन 20 ऑफ द एनआई एक्ट होल्डर ऑफ ए चेक कैन कंप्लीट एन इनकम्प्लीट चेक। तो मैंने आपको बताया था कि होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो क्या करे, उसको पूरा करने का उसके पास राइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट is the priority of payment in the waterfall mechanism under the IBC during 2016 ड्यूरिंग रिक्वेस्ट। तो आईबीसी का जो एक्ट आया है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन है कि जो वाटरफॉल मैकेनिज्म है उसके अंदर जो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट के बारे में ये क्वेश्चंस है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सबसे पहले ये जानना होगा जब भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होता है तो उसमें क्या कॉस्ट है, किसका पेमेंट पहले आएगा, शेयर होल्डर का पहले आएगा, गवर्नमेंट का पहले आएगा, इस पर बेस ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको ये सीक्वेंस याद करना, सबसे पहले तो जो भी कॉस्टिंग हो रही है उसको वसूल किया जाएगा, ठीक है, इस प्रोसेस में जो भी कॉस्टिंग है उसको। दूसरा, वर्कमैन जो स्टाफ वहां काम करते हैं उनके ड्यूज को, ठीक है। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने कंपनी की प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन दिए हुए। उसके बाद एम्प्लॉय वेजेस एंड ड्यूज। अब देखो यहाँ पर एक फर्क है, वर्कमैन ड्यूज से मतलब है उनके पैसे पहले से किसी चीज में डिपॉजिट करके रखे हुए, और ये है वेजेस एंड ड्यूज, दोनों में फर्क है, आप इसे समझिएगा, ठीक है। अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल डेट एंड
ओल्डर वर्कमैन ड्यूज, तो यहां पर क्या है, कोई भी फाइनेंशियल डेट है जो अनसिक्योर्ड है और पुराने वर्कमैन के कुछ ड्यूज हैं। क्राउन डेट्स, क्राउन का मतलब है देश के डेट, एंड रिमेनिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर डेट, उसके बाद प्रीफरेंस शेयर होल्डर, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक्स, ए पार्टनर ऑफ फर्म एक्स वाई जेड परफॉर्म सम एक्ट, कोई काम किया उसने पार्टनर ने, ठीक है, विच इज नॉट इन हिज पावर बट इट इज एन एक्शन इन इमरजेंसी टू सेव द फर्म फ्रॉम लॉसेस। तो उसने ऐसा काम किया कि उससे कंपनी के लॉसेस को बचाव किया जा सके। लेटर ऑन द लॉसेस स्टिल अकर, और फिर भी नुकसान हुआ। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म एंड अंडर विच प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसमें क्या प्रोविजन होंगे इसके बारे में। एक्स ने क्योंकि इमरजेंसी को, सरकमस्टांसेस को देखते हुए काम किया है, तो सेक्शन 221 में कहा गया है द फर्म इज बाउंड बाय हिज एक्शन। उस बंदे ने जो काम किया है, जो पार्टनर था, उसने जो भी काम किया है वो फर्म के लिए ही किया, इवन दो लॉसेस अकर्ड लेटर, चाहे बाद में उसके लॉस भी हो जाए, तो इसके लिए भी क्या, क्योंकि उसने जो काम किया है वो इमरजेंसी ऐसा कह रही थी, इसलिए उसके काम को हम लोग क्या है, डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए उसके काम को हम क्या कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चेक इन्वॉल्व्स थ्री पार्टीज, तीन पार्टी हैं, एक तो इशू कर रहा है चेक को, दूसरा सेकंड पार्टी अनदर पे द चेक, दूसरी पेमेंट करती है, और वन इज ऑथोराइज टू रिसीव द पेमेंट, और किसी को पेमेंट मिलना है। व्हाट इज द पार्टी कॉल्ड एट नंबर टू, यानी कि इसमें जो दो नंबर की पार्टी है उसको हम क्या बोलेंगे। देखिए ये बात ध्यान रखना, जो भी बंदा पे करता है चेक को, जैसे जिस ब्रांच में पेमेंट होना है, तो उसे हम ड्रॉई ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, जो इशू करता है उसको ड्रॉअर बोलते हैं, जो इशू कर रहा है उसको ड्रॉअर बोलते हैं, और जिसने पेमेंट करना है उसको ड्रॉई बोलते हैं, और जिसको पेमेंट मिलता है उसे पे ही बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रॉई विच इज ए बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ द अंडर फेमा इफ अमाउंट इज नॉट क्वांटिफाइबल। देखो एक क्वेश्चन आया था क्वांटिफाइबल वाला, क्वांटिफाइबल वाला में तो क्या था, इनटू टू था, अब आ गया है नॉट क्वांटिफाइबल, तो इसके लिए अमाउंट है 2 लाख रुपीज। क्या अमाउंट है, तो उस कंडीशन में 2 लाख रुपीज तक का पेमेंट पेनल्टी आपको लगेगी अगर अमाउंट नॉट क्वांटिफाइबल है। अंडर विच सेक्शन एंड एक्ट डू बैंक्स प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड हु नोटिफाई द फॉर्मेट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है कि बैंक बैलेंस शीट तो बनाता है, लेकिन ये बैलेंस शीट जो बनाता है वो उसको करने के लिए कौन वो करेगा, किस एक्ट ने ऐसा काम कहा है कि आपको बैलेंस शीट बनानी। तो देखो बैंक जो रेगुलेट होते हैं वो रेगुलेट तो आरबीआई करता है, लेकिन अल्टीमेट जो अथॉरिटी है रेगुलेशन की वो कौन है, वो है बीआर एक्ट। ठीक है, तो बीआर एक्ट का 29, एक क्लास में अभी हमने डिस्कस भी किया था इस बारे में काफी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 29 नोटिफाइड बाय द आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल बैंक। तो ये पे क्या क्या है, उसने कंसल्टेशन किसकी चलती है, इसमें इसमें कंसल्टेशन चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारे एक्सपीरियंस है लास्ट 30 ईयर से 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने हमारे वीडियोस और पीडीएफ की मदद से, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस की मदद से अपने जेआईबी, सीआईबी, प्रमोशन और सीसीपी एग्जाम को पास किया। इन सब की डिटेल एनएस टूर ऑफ स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर और मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिल सकती है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फ्री मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर JIBCIBonline.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बैंकिंग रेगुलेशंस के जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए। आप एग्जामिनेशन में जा करके देख सकते हैं कि ये टेस्ट किस तरह के हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एलएलपी लिमिटेड लाइबल पार्टनरशिप होती है, उसमें जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें एलएलपी एक्ट के बारे में जाना पड़ता है। देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी रेजिडेंट, यानी कि दोनों एनआरआई नहीं हो सकते, कम से कम दो होने चाहिए जिसमें एक बंदा तो रेजिडेंट होना चाहिए। विच शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पर्टेन्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि कहां ऐसा लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, तो हमें पता था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बनानी है। अब ये बोलता है कि वो फॉर्मेट या कैसा बनेगा, ठीक है, तो इसके बारे में आंसर देखिए दोस्तों, जो हम कहते थे थर्ड शेड्यूल में ऐसा लिखा, विच शेड्यूल, यहां पर सेक्शन ना पूछ के क्या पूछा हुआ है, शेड्यूल, तो इसमें इसका फॉर्मेट डिजाइन है, उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट बनानी है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ क्राइटेरिया टू क्वालिफाई एमएसएमई अंडर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2026, ठीक है, तो यहाँ पर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में कुछ क्राइटेरिया जो क्वालिफाई करने के लिए आए हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना कि क्या क्या क्राइटेरिया जो है इसमें आए हैं, ठीक है। तो एक तो बेसिकली आया है इन्वेस्टमेंट का, और एक आया है एनुअल टर्नओवर का। इसकी डिटेल्स जो है वो जरूर आप पढ़ के जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से हमेशा आपसे पूछा गया है एमएसएमई एक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज एआई यूज टू कॉन्सेप्चुलाइज ऑब्जेक्ट। तो जो एआई है वो क्या यूज करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये एआई क्या है, ये ह्यूमन की तरह सोचने वाली मशीनें हैं, ह्यूमन की तरह सोचने वाली या उसकी मिमिक करने वाली या सिमुलेट करने वाली मशीनें। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटेशनल टूल एंड रिप्रेजेंटेशंस रादर देन ह्यूमन इमेजिनेशन। तो ह्यूमन इमेजिनेशन नहीं है, ह्यूमन जैसी इमेजिनेशन करनी है, लेकिन ये कंप्यूटेशनल टूल और उसके रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है जिसको हम एआई का नाम देते हैं, ठीक है। What is the maximum age until which a person can continue as MD and CEO in a company as per the provision of the Companies Act? Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी बंदा किस मैक्सिमम एज तक किसी एमडी या सीईओ के पद पर रह सकता है। तो देखो दोस्तों, आमतौर पर एक रिटायरमेंट डेट एज 60 होती है, कहीं पे 62 होती है, कहीं पे 65 होती है और कहीं पे 70 होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों 70 ईयर्स। क्या आंसर है इसका? 70 ईयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एज पर द आरबीआई डायरेक्शंस व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट दैट ए बैंक मस्ट ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड एंड एडजस्टमेंट। तो हमने दोस्तों जब हमने ये लेसन लिया था इसमें बहुत डिटेल में बात करी थी, तो पहले जो था उससे थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। तो आप लोग आंसर दीजिए। देखिए पहले 20% था, अब ये इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 25%, ठीक है। 25% आपको रिजर्व फंड में डालना पड़ेगा जो भी आप नेट प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो हमने देखा था कि पीएमएलए में कितना टाइम बताया गया है कि आपको रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है। देखिए इसके बारे में एक क्वेश्चन और बता दूं मैं कि आरटीआई एक्ट भी है, आरटीआई एक्ट के भी प्रोविजन है, पीएमएलए के भी प्रोविजन है। तो इसमें प्रोविजन है कितना है? 5 ईयर्स है। और जो पुराना सिस्टम चलता था उसमें बोला गया था 5 to 8 ईयर बोला गया था। और बैंक जो है इसके अकॉर्डिंग इससे ज्यादा कोई भी पॉलिसी अपनी बना सकता है, लेकिन इतने साल जरूर रखना पड़ेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए चेयरमैन एंड एमडी कैन बी अपॉइंटेड इन ए कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। तो उसमें मैक्सिमम पीरियड कितने समय के लिए इसको अपॉइंट किया जा सकता है। देखिए किसी को भी आप चेयरमैन एंड एमडी करेंगे तो पहला जो इनिशियल अपॉइंटमेंट होता है वो होता है 5 ईयर का, ठीक है, लेकिन इनको रीअपॉइंट या एक्सटेंशन मिल सकती है, ये बात का ध्यान रखना है। पहला पीरियड कितना है? 5 ईयर, लेकिन इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। अंडर विच एक्ट डज सरसाई सेंट्रल रजिस्ट्री ऑपरेट। तो सरसाई का
प्रोविजन क्या कहता है, जितने भी आप चार्जेस क्रिएट करेंगे उनको यहाँ रजिस्टर्ड करेंगे। साथ साथ में जितना भी CKYCR है, यानी कि सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री जो है, CKYCR जो है, इसको भी ये काम, सेंट्रल रजिस्ट्री को ये काम, दो काम जो है मेजरली दिए गए। तो कौन सा एक्ट है? देखिए, सरसई का नाम आया था जब हमारा आया था सरफेसी एक्ट, जो कि 2002 में आया। और 2011 के बाद इसमें जो है, जो हमारे KYC के रिकॉर्ड के रजिस्टर के लिए कंपल्सन आ गया था। तो क्योंकि ये डिपॉजिटरी है, तो ये डिपॉजिटरी जो है इस काम को कर सकती है, इसलिए इसको ये वाला काम भी दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट ए कंपनी रजिस्टर ए चार्ज एंड अंडर प्रोविजन ऑफ विच सेक्शन एंड एक्ट। तो अगर आपको कंपनी में कोई कंपनी के जो चार्जेस रजिस्टर करने हैं, तो कितने दिनों के अंदर आपको कर लेने हैं, और कौन सा प्रोविजन और कौन सा एक्ट इस बात को कहता है। देखिए, कंपनी का के अगेंस्ट में कोई भी चार्ज अगर होता है तो उसको 30 दिनों में आपको रजिस्टर करना होता है। और कंपनी की बात आती है तो कंपनी एक्ट के सेक्शन 77 में ऐसा कहा गया है कि आपको जो है रजिस्टर्ड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई इज ए लोक अदालत डिसीजन डिफरेंट फ्रॉम द अदर डिस्प्यूट। देखो, जो हमारा जो लोक अदालत है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत लगाई जाती है, और इसको अल्टरनेट जो हमारे रिजोल्यूशन होते हैं, जितने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उसके अंतर्गत लिया गया है, जिससे हमारे जो केसेस के पेंडेंसी है उनको जो है क्या किया जाए, कम किया जाए। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जज कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। इसमें जो भी डिसीजन होता है, कौन लेते हैं इसको? डिसीजन लेते हैं आपके जो आपस में कंसेंट करके। तो इसका आंसर क्या है? द डिसीजन कॉल्स एन अवार्ड, इसको, इस डिसीजन को हम अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, इज बाई कंसेंट एंड इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड कैन नॉट बी चैलेंज और अपील्ड इन कोर्ट। यानी अगर आपने यहाँ पे कोई चीज रजामंदी कर दी है, उसको आप किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो जब भी हम IBC कोड की बात करते हैं, IBC एक्ट की बात करते हैं, तो उसमें जितने भी लोग उस बंदे के को लोन जिन्होंने दिया होता है, जिनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, उनकी मिला जुला के एक कमेटी होती है। तो उनके बारे में पूछा गया है, मेजोरिटी वोटिंग परसेंटेज टू एक्सटेंड द टाइमलाइन ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर। तो इस एक्ट में अगर किसी कॉर्पोरेट की इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, उसकी टाइमलाइन को एक्सटेंड करने में कितने परसेंट वोट होने चाहिए, कितने लोग अगर कहेंगे कि हम एस को बढ़ाना चाहते हैं, तभी हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो, एक तो होता है अमाउंट वाइज और एक होता है दोस्तों टाइम वाइज। तो दो पॉइंट यहाँ पे आते हैं। क्या आता है? 66% वोटिंग इज रिक्वायर्ड टू ग्रांट एन एक्स्ट्रा 90 डेज, यानी कि उस टाइम में 90 डेज अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो वोटिंग राइट जिनको होते हैं उनमें 66% के वोट इस बात में एग्री करने चाहिए, जिसको हम 2/3 भी बोल देते हैं। व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट फॉर ए मीडियम एंटरप्राइज अंडर द MSME एक्ट। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है? यहाँ बोला हुआ है कि अगर हम मीडियम एंटरप्राइज में आते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहला होता है माइक्रो, ठीक है, फिर आता है स्मॉल, और फिर आता है मीडियम। तो तीन कैटेगरी हमारी इसमें होती है। तो इसमें मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए पूछा हुआ, और किस बात पे? दोनों बातें पूछी है। क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, दोनों बात। देखो, आंसर देने के बाद हम एक बात डिस्कस करना चाहेंगे आपसे कि इसके सारे आंसर जो है, जो आपका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है, उसमें अगर आप इंटू 4 करते हैं तो आपका आता है टर्नओवर का क्राइटेरिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो इंटू 4 करते हैं तो क्या आता है आपका? ये आता है टर्नओवर का क्राइटेरिया। तो मीडियम लास्ट वाला होता है। तो 125 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को प्लस एंड लिखा हुआ, दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो वो उससे ऊपर जंप कर जाएगा या नीचे रह जाएगा। ठीक है, within how many days can an appeal be filed in a state commission against an order of district commission? तो स्टेट कमीशन के ऑर्डर की अगर आपको अपील करनी है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में करती हैं, तो उसके लिए कितने दिन है? तो दोस्तों, इसके लिए 45 डेज होते हैं। 45 डेज, इट इज 30 डे फ्रॉम द स्टेट टू नेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 45 डेज। तो यहाँ पूछा हुआ है
डिस्ट्रिक्ट कमीशन से इधर। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जा रहे हैं तो हमें मिल रहा है टाइम। देखो इसने बोला हुआ डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर को हमें स्टेट में ले जाना है, तो इसमें तो मिल रहे हैं 45 डेज। लेकिन अगर आप स्टेट से नेशनल में जाते हैं तो इसके लिए है 30 डेज। और इसके लिए एक आंसर और मैं आपको बताता हूं कि अगर लोअर कोर्ट से आप लोग हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो बिल्कुल ठीक इसी तरह यहां भी सिस्टम है। यहां पर है 90 डेज और यहां पर ओनली 30 डेज है। तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने में कम दिन क्यों है? क्योंकि वो उसी तरह का प्रोसेस होता है हाई कोर्ट में जैसा सुप्रीम कोर्ट में होता है। इसी तरह स्टेट और नेशनल को एक बड़े लेवल पे लिया गया है, इसलिए इसमें समय कम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द वेरियस चैप्टर्स इन एमएसएमई एक्ट। तो एमएसएमई के चैप्टर्स जो बने उसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो पहला चैप्टर है डेफिनेशन, दूसरा है एडवाइजरी कमेटी एंड क्लासिफिकेशन, तीसरा है मेजर फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, फोर्थ है डेवलप डिलेड पेमेंट का, पांचवा है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड सिक्स में है मिसलीनियस प्रोविजन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर कॉम्बिनेशन का आ सकता है। Within what time limit should an appeal be preferred to the senior officer of the CPIO under RTA? देखिए दोस्तों, ये एक एक चैप्टर हमने करा रखा और बहुत ही डिटेल्स में आपको करा रखा। अगर आपने रेगुलर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस ली हैं तो सारे चैप्टर हमने बिल्कुल इसी इसी इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंटों के साथ कवर करा रखे हैं। ठीक है, तो इसमें टाइम लिमिट पूछी गई है, तो टाइम लिमिट में यहाँ पे आंसर आता है 30 डे। तो क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि अपील करनी है अगर आपको सीपीआईओ के अगेंस्ट तो 30 डे में है, और अगर आपको वहां जाना है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाना है जिसको हम सेकंड अपील बोलते हैं, उसके लिए मिलते हैं आपको दोस्तों 90 डेज। कितने मिलते हैं? 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सेकंड अपील फॉर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो मैंने पहले आंसर दिया था उसका आंसर 90 डेट है। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अगर आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या पनिशमेंट है अगर आपने ऑफेंस किया हुआ है? ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 3 साल तक का पनिशमेंट आपको मिलेगा अगर आपने उसके किसी भी एक्ट को वायलेट किया है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो अब आपको देखो, जैसे हमारा आरटीआई एक्ट है, कई बार आप क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप आरटीआई एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसमें पूछा गया हुआ है अपीलेट अथॉरिटी किसके बारे में पूछा हुआ है कि इस एक्ट के तहत जो अपीलेट अथॉरिटी है वो कौन है, ये क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर देंगे आप बताइए? अपीलेट अथॉरिटी में ये जो हमारा ये वाला केस है इसके अंतर्गत आरटी एक्ट में हमारी जो अपीलेट अथॉरिटी है वो कौन होती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारी सीरीज चल रही है, अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो सकता है। और दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी इसके लिए जो है रेगुलर जो क्लासेस होती हैं उनको अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। इसमें हमारी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हो जाती हैं और साथ में आपके जेआईबी, जो हमारा जेआईबी या सीआईबी जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं उन सबके लिए होती हैं, और इनको आप अटेंड करके अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा और दोस्तों को रेफर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।